Everyone, today we will deal with Paradise Lost, written by Sir John Minton. And the very interesting fact about this poem is that when he was blind, when he became completely blind, he wrote this poem, Paradise Lost, written by John Milton and published in the year 1667. Is an epic poem. What is epic poem? तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि epic poem क्या होती है. तो आपने इंडिया में अगर आप रहते ही हैं तो आपको पता होगा रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में. तो एपिक पोम क्या होती है? ये ग्लोरीफाई करते हैं हीरोइज्म को, वॉर के नोशन को, सही गलत के लिए लड़ने को. दैट इज समथिंग विच इज नोन एज एपिक पोम. करीब 12 बुक्स इसमें आपको मिल जाएंगी. पैराडाइज लॉस्ट विच वाज ओरिजिनली अ कलेक्शन ऑफ 10 बुक्स. पैराडाइज लॉस्ट में केवल 10 बुक्स हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको जब रीपब्लिश किया गया तो उसमें नंबर ऑफ बुक्स जो कर दिया गया वो 12 कर दिया गया. इज एन epic poem that explores the biblical story. So that is something related to Christianity of the fall of man. It portrays the temptation of Adam and Eve by Satan. Now, the very first question which arises, who is Satan and who are Adam and Eve? Adam and Eve were the first of the human beings created by the God. ये शुरुआती इंसान थे या फिर पहले इंसान थे जिनको गॉड ने क्रिएट किया था. और टेम्पटेशन, व्हाट इज टेम्पटेशन? सेटन गॉड से बदला लेने के लिए टेम्प्ट कर देता है, करप्ट कर देता है एडम और ईव को. बिकॉज सेटन वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द हेवन. सेटन को हेवन से निकाल दिया गया था. गॉड यूज हिज थंडर. गॉड ने अपने थंडर का इस्तेमाल किया, सुप्रीम पावर का इस्तेमाल किया और सेटन को भगा दिया और फेंक दिया हेल में. तब सेटन क्या डिसाइड करता है कि सेटन डिसाइडेड टू अवेंज गॉड. सेटन चाहता था कि वो गॉड से बदला ले ले. तो गॉड के क्रिएशंस यानी कि एडम और ईव से वो बदला लेता है और उनको करप्ट कर देता है, टेम्पटेशन देता है उनको बाय सैटन एंड देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन. कहां से भगाया जाता है? गॉड जब देखते हैं कि उनके जो क्रिएचर्स हैं, उनके जो न्यू क्रिएचर्स हैं, द ह्यूमन बींग्स, अब वो करप्ट हो गए हैं बाय सैटन, तो गॉड क्या करते हैं? उनको गार्डन ऑफ ईडन से भगा देते हैं. तो सैटन का यहाँ पे मकसद कामयाब हो जाता है. मिल्टन्स वर्क ड्वेल्व्स इनटू थीम्स ऑफ फ्री विल. फ्री विल यानी कि एक आदमी जैसा चाहे वैसा कर सकता है. ऐसे ही ये थीम्स प्रकट करते हैं. ओबीडियंस एंड द नेचर ऑफ गुड एंड इविल, सही और गलत की बात करते हुए नजर आएंगे. एंड इट रिफ्लेक्ट्स हिज डीप नॉलेज ऑफ बाइबल. अब क्योंकि ये बिब्लिकल थीम्स पे लिख रहे हैं और रिलीजन पे लिखना इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब, क्योंकि रिलीजन में क्या होता है कि आपको सिर्फ रिलीजन ही नहीं मैटर करता, आपको रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की भी भावनाओं को बचा के रखना है, उनको ठेस नहीं पहुंचाना है, वरना आपको ही सोसाइटी से एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा. द वेरी फर्म नोशन इन द सोसाइटी, क्लासिकल लिटरेचर एंड कंटेम्पररी पॉलिटिक्स. सो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ही वॉज, सर जॉन मिल्टन वॉज वेरी एक्टिव काइंड ऑफ पर्सन. ये पैसिव नहीं थे. ही यूज्ड टू बी एक्टिव इन हिज यंग एज. तो ये क्या करते थे? पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को भी ये सपोर्ट करते थे, स्पेशली कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट. ये कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, विच यू विल सी इन द अपकमिंग स्लाइड्स. बैकग्राउंड ऑफ सर जॉन मिल्टन, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं जॉन मिल्टन का. जॉन मिल्टन 1608, his birth year, and 1674 the year of demise. 1674 में इनकी डेथ हो गई. was an English poet, polemistic मतलब होता है विवादवादी. अब जाहिर सी बात है, एक आदमी अगर पॉलिटिक्स में रहेगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला या फिर ऐसा कुछ बोल लेना जिससे वो न्यूज में आ जाए, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का पार्ट है. तो पॉलेमिस्टिक लिखना सही है. एंड सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड, मैंने पहले ही बताया था. कॉमनवेल्थ के अंडर में इन्होंने क्या किया था? एज अ सिविल सर्वेंट सर्व किया था. ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोम पैराडाइज लॉस्ट. इनके जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस रहे हैं वो था पैराडाइज लॉस्ट. मिल्टन वाज स्टाउच, एक सपोर्टर रहे हैं, स्टाउच एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रिपब्लिकनिज्म, एंड हिज वर्क्स ऑफन रिफ्लेक्ट हिज पर्सनल बिलीव्स एंड पॉलिटिकल व्यूज. ये क्या करते थे? ये सपोर्टर थे. किसके सपोर्टर थे? ये फ्रीडम के सपोर्टर थे. ये नियम कायदे कानूनों के सपोर्टर थे. इनका मानना ये था कि सारी चीजें नियम अनुसार होनी चाहिए. जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी नियम से चलनी चाहिए, तो ही समाज बेहतर हो सकेगा. एंड हिज वर्क्स ऑफन रिफ्लेक्ट हिज पर्सनल बिलीव्स एंड पॉलिटिकल व्यूज. अपने वर्क्स में पर्सनल बिलीव्स और पॉलिटिकल व्यूज का भी एक खासा ध्यान रखते थे और उसको एक्सप्रेस करते थे. द पेन इज यूज्ड टू बी एक्सप्रेस्ड. आप अगर द पेन इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग थिंग्स, अगर आप एक राइटर हैं या एक पोएट हैं तो आपको, आपकी पेन का मकसद ही यही, आपकी कलम का मकसद यही है कि आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे. आप फ्लैटरी के लिए लिख रहे हैं, आप फ्लैटरी के लिए लिख रहे हैं. अगर आप पेड होके लिखते हैं तो ये तो काम स्क्राइब्स का भी था. स्क्राइब्स भी पैसे पाते थे, जो सुनते थे वही लिखते थे. आप पैट्रोनेज के लिए लिख रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड राइटर और अ पोएट. Beliefs and political views, despite becoming completely blind in 1652. In 1652 he turns completely blind. जब वो पूरी तरीके से blind हो जाते हैं, उसके बाद भी ये लिखते रहते हैं, dictating his later works to the scribes.
स्क्राइब्स मैंने अभी भी बताया कि स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पैसे लेंगे, आप डिक्टेट करेंगे, वो अच्छी राइटिंग कैलीग्राफी मेंटेन करते हुए बढ़िया से आपको वर्क वगैरह दे देंगे। दे यूज्ड टू बी हाईली पेड, इनको अच्छे पैसे मिलते थे, इनफैक्ट ज्यादा पैसे मिलते थे, कई सारी जॉब से भी ज्यादा पैसे मिल जाते थे स्क्राइब्स को। क्यों? क्योंकि उस समय प्रिंटिंग थी नहीं, तो जिनके पास राइटिंग स्किल थी तो दे यूज्ड टू मेक मनी आउट ऑफ देयर स्किल्स। अच्छा, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट 1652 लाइफ में, जॉन मिल्टन के लाइफ में 1652 का क्या इंपॉर्टेंस है, 1652 का क्या इंपॉर्टेंस है जॉन मिल्टन की लाइफ में। तो इसी सेम ईयर में इनके इकलौते सन का भी डिमाइस हो जाता है, इनका इकलौता सन भी खत्म हो जाता है, और इनकी वाइफ का भी डिमाइस हो जाता है। इनकी जो वाइफ रहती हैं उनका भी डिमाइस हो जाता है, और इनके इकलौते सन का भी डिमाइस हो जाता है। और उसके बाद ये दोबारा मैरी करते हैं, ये दोबारा मैरी करते हैं 1656 में। ही रीमैरिड इन 1656, और इनकी जो सेकंड वाइफ होती हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो याद रखिएगा 1652 इस ईयर में कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे सर जॉन मिल्टन, उसके बाद उनके सन का डिमाइस हो गया, उसके बाद उनकी वाइफ का भी डिमाइस हो गया, फिर 1656 में दोबारा शादी करते हैं, फिर वो जो सेकंड वाइफ रहती है उनका भी डिमाइस हो जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइंस फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट, लाइन बाय लाइन एनालिसिस। हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और हम देखते चलेंगे सारी लिटरेरी डिवाइसेस को, ताकि आपको आसानी हो जाए। जितना ज्यादा आप डीप में जाएंगे उतनी ज्यादा आपको आसानी होगी। एवरीवन वांट्स टू सेल द सी बट ब्यूटी लाइज बीनीथ। सब लोग समुद्र पार करना चाहते हैं, और लेकिन समझने वाली बात क्या है कि जो ब्यूटी है, द रियल ब्यूटी लाइज बीनीथ, जो गहराई में जाएगा उसे ही वो डेप्थ समझ में आएगी। फॉर द सेक ऑफ लिटरेचर लेट्स बिगिन दिस। इज दिस द रीजन, दिस द सॉइल, द क्लाइम। तो ये थर्ड स्पीच ऑफ सेटन है। सेटन 5 स्पीचेस देता हुआ नजर आएगा पूरी बुक में, द सीरीज ऑफ 1 to 12, जो पैराडाइज लॉस्ट की 12 बुक्स हैं उसमें करीब सेटन 12 बुक में नजर तो आएगा ही, लेकिन उसकी 5 स्पीचेस हैं, जिसमें से ये थर्ड स्पीच है। द नंबर ऑफ स्पीच, ये उसकी थर्ड स्पीच है, जो कि एड्रेस वो कर रहा है अपने साथियों को, स्पेशली ही चिफ्टन बेल्जीबब। एक बेल्जीबब नाम का एक चिफ्टन है जो चीफ कमांडर है, बहुत पावरफुल है, वो भी हारा है, वो भी डिजेक्टेड है, वो भी ग्रीव्ड है, वो भी लेमेंट कर रहा है। इसके कई सारे सेटन के कई सारे साथी हैं जो आग के दरिया पे उल्टे लटके हुए हैं और लेमेंट कर रहे हैं कि हार कैसे गए वो। अगर वो आर्च एंजल थे, ARCHANGEL, अगर वो आर्च एंजल थे, अगर उनके पास पावर्स थी, आर्च एंजल मतलब क्या, एक ऐसा एंजल जिसके पास पावर तो है और वो ऑर्डिनरी पोस्ट से भी ऊपर है, पावर है ऑर्डिनरी, यानी कि एक आम एंजल से ऊपर की पावर पोजेस करता है, फिर भी वो कैसे हार गए, जबकि वो ज्यादा इन नंबर्स थे, नंबर्स में भी ठीक ठाक थे। जब वो गॉड के खिलाफ रेबल करते हैं, जब वो गॉड से लड़ने जाते हैं, फिर भी वो कैसे हार गए। तो इस पे ये सारे लोग लैमेंट करते रहते हैं। तो सेटन क्या करता है, एक बहुत पावरफुल स्पीच देता है, जोश से भरने वाली स्पीच देता है, उन लोगों को रियलाइज कराता है कि ये जो हेल है, हेवन है, वो स्टेट ऑफ माइंड है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग का पार्ट है। अगर हम इस पर ध्यान ना देते हुए अपना काम यहाँ से भी करेंगे तो हमारी आगे आने वाली जिंदगी आसान होगी। या तो हम हेल में ज्यादा मार पिटाई खा के रह रहे होंगे, या तो हो सकता हो हम हेवन भी कंकर कर जाएं। तो सेटन स्टार्ट ही करता है क्वेश्चन से, इज दिस द रीजन, द सॉइल, द क्लाइम, एड्रेस टू बेल्जीबब। बेल्जीबब को एड्रेस कर रहा है, और बेल्जीबब के साथ वो अपने सारे कलीग्स को एड्रेस कर रहा है कि जो कि लैमेंट कर रहे हैं। कोई आग के दरिया में उल्टा लटक के रो रहा है, कोई उदास होकर किनारे नदी के किनारे बैठ गया है, कोई उल्टा लटक रहा है और रो रहा है। ऐसा वाला इमेजरी देखने को मिलेगी आपको अगर आप सारी बुक्स को डील करेंगे तो। लेकिन फिर यहाँ पे इज दिस द रीजन, क्या ये रीजन है? बैटल ऑफ कॉस्मोस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मिस हो गया। बैटल ऑफ कॉस्मोस के बाद की ये स्पीच है। बैटल ऑफ कॉस्मोस, व्हाट इज बैटल ऑफ कॉस्मोस? तो गॉड और सेटन आमने सामने होके जब लड़ाई कर लेते हैं तो इस बैटल का नाम पड़ता है द बैटल ऑफ कॉस्मोस, और ये हार जाता है। लूसीफर जो था वो हार जाता है। लूसीफर जब हार जाता है तो गॉड अपना थंडर यूज करते हैं और उसको फेंक देते हैं हेल में, और जब ये यहाँ के गिरता है देन ही इज स्पीकिंग, इज दिस द रीजन, द सॉइल, द क्लाइम। क्या ये वो रीजन है जहां हमें रहना है? द सॉइल, क्या यही वो मिट्टी है जहां पे हमें गॉड ने फेंक दिया है? द क्लाइम, यहाँ पे क्लाइम का मतलब है क्लाइमेट, क्या यही वो क्लाइमेट है जिसमें अब हमें हमेशा रहना पड़ेगा? सेटन द फॉलन आर्चएंजल, आर्चएंजल एक ऐसा एंजल, मैंने आपको पहले ही बताया था व्हाट इज आर्चएंजल, एक ऐसा एंजल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ध्यान दो, एक ऐसा एंजल जो कि ऑर्डिनरी पोस्ट से ऊपर है, एक आम आदमी फिर थोड़ा और पावरफुल हो जाए, दैट इज आर्चएंजल। ही इज नॉट वेरी सुप्रीम, इसके पास सोवरेंटी नहीं है, फिर भी ही इज पावरफुल, दो ही इज पावरफुल। Satan, the fallen archangel, is speaking. He questions whether this dark and dismal place, एक डिजेक्टेड सी प्लेस, एक ग्लूमी प्लेस जहां पे दुख ही दुख फैला हुआ है, आग बह रही है, पूरा माहौल ऐसा है जैसे दुखियारा हो गए हैं, सब लोग दुखी हो चुके हैं, ऐसे माहौल में हमें रहना पड़ेगा। इज द न्यू होम दे मस्ट एक्सेप्ट आफ्टर बीइंग कास्ट आउट ऑफ हेवन। मैंने आपको पहले ही बताया गॉड ने थंडर यूज किया और सेटन को दे मारा, और सेटन कहां जाके गिरा? सेटन गिरा हेल में। लिटरेरी डिवाइसेस एक सरदर्द है जो फर्स्ट ईयर के बच्चों को रहता है कि हाउ विल दे डील विथ, कैसे डील किया जाए, हाउ टू डील विथ लिटरेरी डिवाइसेस। तो आपका काम हमने आसान कर दिया है, हम हर एक लाइन की कोशिश करेंगे कि आपको सारे लिटरेरी डिवाइसेस बताते जाएं और समझाते भी जाएं कि उस लिटरेरी डिवाइस का मतलब क्या होता है।
तो रेटोरिकल क्वेश्चन पूछता है सेटन। क्या पूछ रहा है? रेटोरिकल क्वेश्चन। एम्फसाइजेस सेटन्स डिसबिलीफ एंड स्कॉर्न फॉर देयर न्यू सराउंडिंग्स। अब क्या है, व्हाट इज रेटोरिकल क्वेश्चन? सबसे पहला जो सवाल आपके मन में आना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर कि व्हाट इज रेटोरिकल क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब देने की जरूरत ना हो, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब देने की कोई जरूरत ना हो, दैट इज मेंट टू बी रेटोरिकल क्वेश्चन। अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं है और फिर भी वो क्वेश्चन है और फिर भी पूछा जा रहा है? ये भी समझते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उसका आंसर आपको पहले से नोन है। आप क्या करते हैं, आप रियलाइजेशन के लिए आप लोगों को रियलाइज कराना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। सबको उस बात का आंसर पता है, सबने देख लिया कि हेवन से वो आ गिरे हैं हेल में, और फिर अगल बगल देख ही रहे होंगे सराउंडिंग्स में। अब जो आग के दरिया के ऊपर उल्टा लटक के रो रहा है, अब वो लैमेंट कर रहा है कि कैसे हार गया, तो उसने तो सराउंडिंग देखी रखी होगी, तभी तो उसने चूज किया कि हम खुद को पनिश करेंगे अपनी हार के लिए। तो यहाँ व्हाट इज रेटोरिकल क्वेश्चन? एक ऐसा क्वेश्चन, अ क्वेश्चन व्हिच इज नॉट मेंट टू बी आंसर्ड, बिकॉज उसका आंसर सबको पता है, पहले से ही सबको उस बात का आंसर पता है। तो सेटन क्या कह रहा है कि उस बिलीफ पे बात कर रहा है और उस डिसबिलीफ पे बात कर रहा है और कह रहा है कि क्या ये वही जगह है, क्या ये वही जगह है जहां पे अब हमें रहना पड़ेगा। स्कॉर्न, यहाँ पे एक वर्ड आया स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब है तिरस्कार करना, घृणा करना। सेटन आया है हेवन से, तो उसको अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि वो हेल में रहेगा। जब आपने बहुत सुख सुविधा देखी, अचानक से सारी छीन ली जाए तो आपको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। रेपिटेशन द वर्ड दिस हाइलाइट्स सेटन्स कंटेम्प्ट एंड स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विथ हेवन एंड स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विथ हेवन। यहाँ क्या हो रहा है, सेटन क्या कर रहा है? स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? ये एक ईडियम है, ये एक IDIOM ईडियम। व्हाट इज ईडियम? मुहावरा इन हिंदी, टू बी वेरी प्रिसाइज। ईडियम मुहावरे का क्या मतलब है, समझते हैं इसको। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब है? किन्हीं दो चीजों को जो कि अलग अलग हैं साथ में लाके कंपेयर कर देना, दैट इज स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। फिर क्या कर रहा है सेटन? क्या कर रहा है सेटन? कंटेम्प्ट कर रहा है। व्हाट इज कंटेम्प्ट? मीनिंग ऑफ कंटेम्प्ट क्या है ये भी जान लेते हैं। बहुत आराम से चलेंगे, हर एक चीज का मतलब समझते चलेंगे। फर्स्ट ईयर में ही इतना अच्छा बेस बनाएंगे कि थर्ड ईयर में थोड़ी सी कम पढ़ाई हो, सेकंड ईयर में ही थोड़ी सी अगर कम पढ़ाई हो रही है फिर भी आपका काम चल जाए, ऐसी पढ़ाई करके चलेंगे। कंटेम्प्ट क्या है? सेटन को ये लगता है, सेटन को ये बिलीफ है, अच्छे से उसको समझ में आ रहा है कि ये जो जगह हमें मिली है उसको रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कंटेम्प्ट का मतलब क्या है? जब आपको रियलाइज हो जाए कि आप किसी चीज के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो गए, आपको समझ में आ गया कि आसपास की जो चीजें है उसे रिस्पेक्ट करने लायक नहीं है, दैट इज कंटेम्प्ट। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ईडियम होता है, मुहावरा होता है कि हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है अब किसी भी चीज की बात मानने की, या दो चीजें जिनको उल्टी ला दी गई, दो चीजें उल्टी लाई गई, एक हेवन हेल और भगाया गया, अब दोनों को कंपेयर कर दिया, दैट इज स्टार्क कॉन्ट्रास्ट फॉर यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। सेड द लॉस्ट आर्चएंजल दिस द सीट। अब देखिए लॉस्ट आर्चएंजल कौन है? ही इज सेटन। सेटन इज द लॉस्ट आर्चएंजल। आर्चएंजल फिर से बता देता हूं, एक ऐसी पोजीशन जो कि ऑर्डिनरी एंजल से ऊपर की होगी। द लॉस्ट आर्चएंजल रिफर्स टू सेटन, लिखा हुआ है, सेटन की बात चल रही है, हु कंटिन्यूज टू लैमेंट देयर न्यू सिचुएशन। सेटन इज disheartened, Satan is dejected, Satan is lamenting on his situation कि अरे ये क्या हो गया, हम तो इतने पावरफुल थे, हमारे पास इतने सारे वेपन्स थे, हम लोग आर्म थे, हमारे पास, हम लोग मिलिट्री फोर्स की जैसे काम कर रहे थे, हम सब लोग एक साथ थे, फिर भी गॉड एक थंडर इस्तेमाल करता है। गॉड केवल एक थंडर इस्तेमाल किया, एक बार बिजली फेंक के मारी और हम सब बाहर हेल में आ गए हैं, हेवन से निकाल दिया गया और हेल में आ पटके हैं। तो ऐसा क्या हो गया? तो सैटन इज लैमेंटिंग ऑन हिज सिचुएशन। अब व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइसेस? एपिथेट Lost archangel characterizes Satan, the fallen state, Satan's fallen state. Epithet क्या होता है? Epithet is adjective. Adjective आप क्या करें किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, खासकर नाउन्स को डिस्क्राइब, नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आप जब एडजेक्टिव्स का यूज कर लें देन इट इज कॉल्ड एपिथेट। रेपिटेशन क्या हो रहा है? अब यहाँ पे दिस रिपीट हो रहा है, ऐसा लिखा हुआ है, said then the lost archangel this the seat, this emphasizes the disdain of their new dwelling। अब यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट्स इफ यू वांट टू टेक। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? डिस्डेन क्या होता है? डिस्डेन क्या होता है तो समझ सकते हैं हम, अ फीलिंग दैट समथिंग इज नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड। अब डिस्डेन क्या होता है? एक ऐसी फीलिंग जिससे आपको पता लग जाए कि आपके अंदर से ही गट फील आ जाए कि ये जो चीज हमें मिल गई है, व्हाट इज दैट? डिस्डेन। डिस्डेन का मतलब यहाँ हेल से है, हमें जो हेल मिला है दैट इज नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड। डिस्डेन, सेटन को ये पच नहीं रहा है कि हमें कैसे हेल मिल गया, आई यूज्ड टू बी वेरी पावरफुल। देन यहाँ पे क्या है? ड्वेलिंग, देयर न्यू ड्वेलिंग, यानी कि उनका जो न्यू पेन एंड सफरिंग है। अब उस पे सेटन बात करने की बात कर रहा है, न्यू पेन एंड सफरिंग है यहाँ पे। अगर ड्वेलिंग का हम लिटरल मीनिंग देखें, अगर ड्वेलिंग का हम लिटरल मीनिंग देखें तो वो होता है होम, और यहाँ पे कैसा होम है? यहाँ पे है न्यू होम, उनको नए होम में फेंका गया है।
तो यहाँ पे द ड्वेलिंग इज न्यू होम। तो सेटन को समझ में आ रहा है कि उनका नया घर इतना अच्छा नहीं, उनका नया घर इतना अच्छा नहीं है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। दैट वी मस्ट चेंज फॉर द हेवन दिस mournful gloom. Satan remarks on the sorrowful exchange of heaven's glory for the hell's gloom. सेटन कहीं ना कहीं समझ गया है, सेटन को समझ में आ गया है कि हमने जो रिवॉल्ट किया, गॉड से रेबिलियन किया, गॉड के खिलाफ हम खड़े हुए और उनसे जो लड़ाई की, वो हमारी मेजर फॉल्ट थी, वो हमारी मेजर फॉल्ट थी। दैट वी मस्ट चेंज फॉर हेवन, हमें हेवन से चेंज किया गया और कहाँ भेज दिया गया? दिस mournful gloom which refers to hell, which refers to hell, नर्क की तरफ इशारा करता है कि उनका घर जो कि हुआ करता था हेवन, अब वो चेंज हो गया है हेल से। सेटन रिमार्क्स द sorrowful exchange of heaven's glory for the hell's gloom. अब सेटन रिमार्क दे रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? जस्टपोजिशन आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट हेवन एंड हेल एम्फसाइजिंग द लॉस। जस्टपोजिशन क्या होता है? हेवन और हेल को कंपेयर कर दिया, हेवन और हेल को कंपेयर कर दिया और एम्फसाइज कर रहा है लॉस को, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज को, दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर देना, दैट इज, और उससे क्या दिखा रहा है? लॉस दिखा रहा है। व्हाट इज एलिटरेशन? mournful gloom। अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, एलिटरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये एसोनेंस है, लेकिन ये एसोनेंस है। समझने वाली बात है, तीन चीजों में कंफ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट इज एलिटरेशन, सेकंड इज असोनेंस, थर्ड इज कॉन्सोनेंस। एलिटरेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस। अगर मैं शॉर्ट में बात कर दूं इसके बारे में, द एलिटरेशन, अगर पहला लेटर रिपीट हो गया, जैसे मेरा नाम प्रखर है, तो चलिए मैं अपने से एग्जांपल बनाता हूं। P शुड बी कैपिटल क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रखर punishes, प्रखर punishes the, कुछ भी ले लेते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो P और ये जो P आ गया, दैट इज एलिटरेशन, ये एलिटरेशन हो गया। अब कहीं पे आया होता कि द ग्लूम ऑफ द आउल, द ग्लूम ऑफ द आउल, द, या फिर आ जाता द ग्लूमी आउल सैट ऑन द आउटस्टैंडिंग ब्रांचेस, ऐसे कुछ करके आ जाए कि बीच बीच में डबल ओ, जैसे यहाँ पे आया है mournful gloom, तो यहाँ पे ओ आया, डबल ओ आया। अब यहाँ पे क्या है? mournful gloom, एक बार ओ आ गया, एक बार डबल ओ आ गया, तो यहाँ पे वोवेल लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, वोवेल साउंड रिपीट हो रहा है, तो दैट विल बी असोनेंस। ये क्या होगा? असोनेंस होगा। अगर यही कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो जाता बीच में, लेकिन कॉन्सोनेंट रिपीट हो जाए वर्ड्स के बीच में, देन इट इज कॉन्सोनेंस। एलिटरेशन क्या है? शुरू में, मान लीजिए यहाँ टी है, यहाँ भी टी हो जाता, यहाँ भी टी हो जाता और यहाँ भी टी हो जाता। जब हर जगह टी 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 शुरू में आ गया, द टेबल टेलेंडर टी 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 आ गया, देन इट इज एलिटरेशन। बीच में कहीं आ रहा है ओ ओ ओ ओ, अगर ये वोवेल है देन इट इज असोनेंस। अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, अगर सिर्फ कॉन्सोनेंट आ रहा है, देन इट इज कॉन्सोनेंस। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे ही कॉन्सेप्ट्स याद कराता चलूं। बार बार रिपीट मैं इसीलिए करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ क्या है? कंक्लूड करते हैं दैट वी मस्ट चेंज फॉर हेवन, हमें हेवन से चेंज किया गया है और हमें कहाँ रखा गया है? mournful gloom में रखा गया है, which means hell. Let's moving on to the next line, very next line, line number 4. For the celestial light, be it so since he. For the celestial light. What is this celestial light? It refers to heaven. It refers to heaven. यहाँ क्या हो रहा है कि Satan क्या कह रहा है कि for the celestial light, be it so since he, Satan gradually accepts their fate, acknowledging that God's will is now sovereign. For the celestial light, अब उसको समझ में आ रहा है कि celestial light थंडर की तरफ इशारा कर रहा है, तो यानी कि गॉड ने अपनी सेलेस्टियल लाइट, सुप्रीम पावर्स का इस्तेमाल करके हमको झटक दिया है हेवन में, सॉरी हेल में। अब हमको यही रहना पड़ेगा। और सेटन को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है, ग्रेजुअली रियलाइज हो रहा है, सेटन ग्रेजुअली एक्सेप्ट्स देयर फेट, अपनी किस्मत वो मान जाता है कि यही मेरी किस्मत है। एक्नॉलेजिंग दैट गॉड्स विल इज नाउ सोवरेन, अब वो इस बात को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है और स्पीच में भी बोल रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है कि जो सोवरेन है, सोवरेन का मतलब जो पॉलिटिकल साइंस वाले होंगे उनको पता होगा, पहला ही चैप्टर होता है स्टेट, व्हाट इज द स्टेट। तो स्टेट के करीब पांच कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक स्टेट के, वो होती है पॉपुलेशन, गवर्नेंस, फिर आते हैं रिसोर्सेज, फिर आती है बाउंड्री और फिर आती है सोवरेंटी। सोवरेंटी सबसे सुप्रीम इसलिए होती है, क्यों होती है सोवरेंटी सुप्रीम? क्योंकि सोवरेंटी मतलब होता है संप्रभु, प्रभु के समान, यानी कि जो अपने मनमाना काम कर पाए। अब गॉड भाई प्रभु खुद ही हैं, तो वही मनमाना काम कर पाएंगे, यानी कि जिसको वो रखना चाहेंगे रखेंगे, जिसको वो निकालना चाहेंगे निकालेंगे, जिसको मारना चाहेंगे मार देंगे। थस एंजल्स कांट बी किल्ड, एंजल्स को मारा वगैरह नहीं जा सकता था, तो इसीलिए उन्होंने एक्सपेल्ड कर दिया कि जाओ अच्छा तुम हेल में ही रहो। लिटरेरी डिवाइसेस, जस्टिफिकेशन, कॉन्ट्रास्ट सेलेस्टियल लाइट विद हेल्स डार्कनेस। अब हेवन चमकदार है, हेवन चमकता रहता है, विथ हेल्स डार्कनेस।
अब हेल कैसा है, हेल में अंधेरा है, आग की नदियां बह रही हैं, स्कल्स फेंके हुए हैं, तो उल्टा हो गया कि हम तो हेवन के लिए लड़ने चले थे, हम तो सेलेस्टियल लाइट के लिए लड़ने चले थे कि हमें लाइट मिलेगी, हमें तख्त मिलेगा, थ्रोन मिलेगा, हम राज करेंगे, लेकिन अब कहाँ आ गए हैं, हम कंप्लीट डार्कनेस में आ गए, हेल की डार्कनेस में आ गए हैं। Resignation, what is this resignation? The phrase "be it so" shows Satan's reluctant acceptance. What is resignation? एक resignation तो वो होता है जब आप अपनी जॉब से रिजाइन कर दें, लेटर वगैरह लिखा, साइन किया कि सर अब हम नहीं आएंगे, हमें जाने दीजिए, दैट इज रेजिग्नेशन। एक रेजिग्नेशन ये होता है कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, फिर भी आपको करना पड़ जाएगा, दैट इज रेजिग्नेशन। यहाँ पे सेटन क्या कह रहा है, बी इट सो यूज करता है, चलो ठीक है, बी इट सो। So Satan reluctant acceptance, यानी कि Satan is resistance for this. Satan is showing resistance for his acceptance. Satan resistance दिखा रहा है कि नहीं, मैं नहीं मानने वाला, मैं कुछ ना कुछ फिर से करूंगा, लेकिन अभी के लिए क्योंकि वो स्पीच दे रहा है इसलिए वो बोल रहा है कि चलो ठीक है। क्या कह रहा है वो, for that celestial light be it so since he, अब he refers to God, he refers to God। नेक्स्ट लाइन जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। Who now is sovereign, कौन सोवरेन है, गॉड सोवरेन है, हमेशा ही रहेंगे। गॉड इज नाउ सोवरेन, कैन डिस्पोज एंड बिड। अब यहां समझने वाली बात क्या है, अब इन दोनों लाइंस को मिला के पढ़ते हैं तो आ जाएगा, फॉर द सेलेस्टियल लाइट बी इट सो सिंस ही हु नाउ इज सोवरेन एंड डिस्पोज एंड बिड। तो जो सोवरेन है, जिसके पास पावर है, वही डिस्पोज करेगा, यानी कि जिसको फेंकना है कूड़े की तरह, किसको रखना है, किसको चुन के रख लेना है, किसको रखना है, किसको फेंकना है, ये डिसाइड करने वाला कौन है, सुप्रीम कौन है, सुप्रीम एंटिटी कौन है, गॉड है। तो यहाँ वही कह रहा है कि बी इट सो, ठीक है, उसी को रहने दो, हमें निकाल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक हिडन इमोशन है, वो क्या है, रेलिकेंट एक्सेप्टेंस। चाहता नहीं है एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, चाहता नहीं है, इसको चाहिए थ्रोन, इसको चाहिए हेवन, इसको चाहिए कि ये गॉड के जस्ट बगल में बैठे, लेकिन ये मिला नहीं है तो अब एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। Who now is sovereign can dispose and bid. Satan recognizes that God now their ruler has the power to dictate what is right. जिसके पास पावर होगी वो गलत भी बोल रहा होगा। अगर किसी के पास पावर है और वो बोल रहा है कि वो गलत है, मान लीजिए आपको पता है कि किसी के पास पावर है और आपको भी ये बात पता है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन क्योंकि उसके पास पावर है आपको मानना पड़ेगा कि वो वही सही है, जैसा वो बोल रहा है। अगर वो दिन को दिन बोल रहा है तो भी मानिए क्योंकि उसके पास पावर है, अगर वो दिन को रात बोल रहा है तो भी मान लीजिए, इसी में आपकी भलाई है क्योंकि उसके पास पावर है। व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइसेस? आयरनी है, सेटन हु रेबेल्ड अगेंस्ट गॉड। सोचिए, सेटन जो गॉड से लड़ाई करके आ रहा है वही एक्नॉलेज कर रहा है कि गॉड के पास ही पावर है। सेटन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये मान रहा है कि गॉड इज मोर पावरफुल देन हिम, गॉड इज मोर सोवरेन देन हिम, लेकिन उसका जो टेनासिटी है, जो एम्बिशन है, वो उसको आगे खड़ा कर देता है गॉड के, और वो अपने प्राइड के लिए हटने को या झुकने को तैयार नहीं होता है। नाउ एक्नॉलेजेस हिज अथॉरिटी, गॉड की अथॉरिटी को वो मानने को तैयार है। इंजैममेंट, व्हाट इज इंजैममेंट? अगर एक लाइन का नोशन दूसरी लाइन में कैरी हो जाए, यानी कि आप किसी एक लाइन में कोई बात कह रहे थे, वही बात आपने दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन में कंटिन्यू कर दिया या एक ही लाइन में बता दिया, दैट इज इंजैममेंट। व्हाट इज इंजैममेंट? एक लाइन में कोई बात बतानी थी वो दूसरी में कैरी हो गई, देन इंजैममेंट। वही दूसरी लाइन में जो बात बतानी थी वो तीसरी में कैरी हो गई, देन इट इज ऑल्सो इंजैममेंट। कैरीज द सेंटेंस इनटू द नेक्स्ट लाइन, वो सेंटेंस को दूसरी लाइन में भी लेके आता है, ये वाला सेंटेंस यहां तक लेके चला आता है वो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लाइन नंबर 5 तक हम पढ़ चुके हैं। मूविंग ऑन टू द 6 and 7। What shall be right? Furthest from him is best. अच्छा, what shall be right? क्या सही हो सकता है? फिर वो कहता है furthest from him is best. जो सही हो सकता है वो यही है। पहले वो खुद पूछता है what shall be right? क्या सही हो सकता है? फिर वो खुद बताता है कि गॉड से ही दूर रहना सबसे अच्छा है, गॉड से ही दूर रहना सबसे अच्छा है। हम जितना दूर गॉड से रहेंगे हम उतना सुकून में रहेंगे। Satan decides that being as far away from God as possible is preferable. जितना हम गॉड से दूर रहेंगे उतना हमारे लिए सेफ रहेगा। हम कम से कम अपनी मर्जी का काम तो कर पाएंगे, कि उनका गुलाम रहने से अच्छा है कि हम यहाँ पे राज कर लें। आयरनी क्या है? चूजिंग डिस्टेंस। आयरनी क्या है? चूजिंग डिस्टेंस फ्रॉम गॉड, द सोर्स ऑफ ऑल गुडनेस। गॉड जो कि हर जगह अच्छाई फैलाते हैं, गॉड जो कि हर जगह अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे दूर रहेंगे, इसमें हमारा अच्छा है, दैट इज आयरनी। ये तो वही बात हो गई कि गॉड सबके लिए अच्छा करते हैं, गॉड सबका अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हम गॉड से दूर रहेंगे क्योंकि इसमें हमारी भलाई है, दैट इज आयरनी ओवर हियर। व्हाट इज पैराडॉक्स? सजेस्ट बीइंग फार फ्रॉम गुडनेस गॉड इज समहाउ बेटर। पैराडॉक्स क्या है? एक पैराडॉक्स एक ऐसी चीज होती है, मान लीजिए कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आपने पढ़ा, कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसको आपने पहले पढ़ लिया, अब आपको पढ़ते हुए लगा कि ये कोई मतलब की चीज नहीं है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब आप उसमें डीप जाएंगे, पैराडॉक्स में जब आप डीप जाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है, और यहाँ पे वही मतलब निकल रहा है कि सेटन के लिए, मान लीजिए गॉड सबके लिए अच्छे हो सकते हैं लेकिन सेटन लोग के लिए तो नहीं है, तो सेटन के लिए क्या है कि गॉड से दूर रहना ही सबसे अच्छी चीज है उसके लिए।
सबके लिए नहीं है। आप एक आदमी अगर नॉर्मली पढ़ेगा कि गॉड से दूर रहना है तो उसको नहीं पचेगा, लेकिन अगर कोई पोएटिक रेफरेंस से पढ़ेगा या थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली सोचेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि गॉड के साथ रहना या गॉड के लिए काम करना ही ज्यादा बेहतर है। दैट इज पैराडॉक्स ओवर हियर कि सैटन को रियलाइज हो गया कि गॉड के पास ही सुप्रीम विल है, गॉड के पास ही सोवरेंटी है, गॉड जो हमें कहेंगे हमें मानना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। लेकिन पैराडॉक्स क्या है, जो सबके लिए अच्छा है वो सैटन के लिए नहीं अच्छा है, यानी कि गॉड जो सबके लिए अच्छे हैं वो सैटन के लिए नहीं अच्छे हैं। दैट इज आयरनी, यही आयरनी भी है और यही यहाँ पे पैराडॉक्स भी है। Whom reason hath equaled, force hath made supreme। अब ये reason hath equaled, force hath made supreme समझने वाली क्या बात है। Satan is also an archangel, God is also an angel। गॉड भी एक एंजल है, Satan भी एक आर्च एंजल है। Satan ऑर्डिनरी रैंक से ऊपर है, गॉड भी ऑर्डिनरी रैंक से ऊपर है। प्रॉब्लम कहाँ आ गई फिर? प्रॉब्लम आ गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या हुआ कि ये जो फोर्स ऑफ थंडर था वो था गॉड के पास, फोर्स ऑफ थंडर था गॉड के पास। जब गॉड के पास फोर्स ऑफ थंडर है तो वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर गॉड के पास फोर्स ऑफ थंडर है तो वही पावरफुल हुए। अगर गॉड ही पावरफुल हुए तो रीजन से तो हम दोनों बराबर हैं, पोस्ट वगैरह से हम इक्वल हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ने हमें अलग अलग कर दिया। मान लीजिए मैं और गॉड यहाँ हैं, हम दोनों ही आर्च एंजल्स, हम दोनों ही हेवन में हैं। फिर एक आदमी को कहीं से थंडर मिल गया, मान लीजिए ये गॉड है तो गॉड को थंडर मिल गया। अब गॉड की पोजीशन ये हो गई, रीजन मैं इक्वल हूं उनसे, मैं भी वही एंजल हूं, मैं भी उसी हेवन में रहता हूं, मैं भी एकदम बराबर हूं, लेकिन मेरी पोस्ट नीचे हो गई। क्यों नीचे हो गई? क्योंकि गॉड के पास थंडर आ गया। थंडर यानी कि फोर्स आ गई, फोर्स यानी कि माइटी वेपन आ गया। Satan believes that although reason might have made him equal to God, it is God's force that made him supreme। God की जो फोर्स है वो उसे सुप्रीम बनाती है, और रीजन से तो वो दोनों बराबर ही हैं। अगर रीजन इंटेलेक्चुअली देखा जाए तो वो भी एक आर्च एंजल, वो भी एक एंजल, और वो दोनों बराबर हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं। लिटरेरी डिवाइसेस कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, रीजन वर्सेस फोर्स, कि एक आदमी जो रीजंस पे चलता है, एक आदमी जिसके पास ताकत है। अब दो आदमी लड़ रहे हैं, दो आदमी लोग लड़ रहे हैं, एक रीजंस पे लड़ रहा है, एक लगा मारने पीटने, तो जो मार पीट देगा, जो पीट पाएगा वही पावरफुल हो जाएगा। आप किसी से लड़ रहे हैं, आप अपने बड़े भाई से समोसे या टॉफी के लिए लड़ रहे हैं, अब उस बड़े भाई ने देने के बजाय या बड़ी बहन ने देने के बजाय आपको दो दे दिए, तो वो फोर्स से पावरफुल हो गए। और जो फोर्स से पावरफुल बनता है फिर जो सप्रेस होता है वो रेबेल करता है कहीं ना कहीं, वही सैटन ने किया। हाईलाइटिंग द नेचर ऑफ गॉड्स पावर आयरनी, सैटन सीज हिमसेल्फ एज इक्वल इन रीजन। सैटन को लगता है कि वो दोनों रीजन या फिर पोस्ट में आपस में बराबर हैं, येट एक्नॉलेज गॉड सुपीरियर पावर। गॉड की जो सुपीरियर पावर यहाँ पे जो मेंशन्ड है वो है थंडर। यहाँ पे जो गॉड की जो सुपीरियर पावर है वो जो यहाँ पे मेंशन्ड है दैट इज थंडर। तो सैटन को कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि गॉड थंडर की वजह से गेम चेंज कर देते हैं। द थंडर इज द गेम चेंजर फॉर गॉड। लाइन नंबर 8, अबव हिज इक्वल्स फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स। अबव हिज इक्वल्स यानी कि गॉड कैसे इक्वल हो जाते हैं, गॉड इक्वल कैसे हुए, ये पिछली लाइन का रेफरेंस है, लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7 में जो बात आई है वो यहाँ कंप्लीट होती है कि गॉड को जो अपने इक्वल से ऊपर ले जाता है वो है उनका थंडर। अब वो अपने दोस्तों से कह रहा है, यानी कि उसके कंपेनियन से कह रहा है, उनके चीफ्टेन सोल्जर से कह रहा है, फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, हेवन को भूल जाओ, बाय बोल दो, हमारे बस का नहीं है अब वापस जाना। अगर हम जाएंगे भी तो लड़ के जाएंगे, और जो कि बहुत मुश्किल होने वाला जीत पाना। और मान लीजिए हम हेल में भी रहेंगे तो हेल में रह करके हम हेल को इतना अच्छा तो बना नहीं पाएंगे कि वो हैप्पी फील्ड हो जाए, क्योंकि हमें ये ग्लूमी प्लेस ही मिली है। तो अभी के लिए क्या बोल दो, बाय बोल दो। फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, हैप्पी फील्ड्स का मतलब क्या है, हेवन। हैप्पी फील्ड्स का मतलब क्या है, हेवन। लिटरेरी डिवाइसेस कॉन्ट्रास्ट हैप्पी फील्ड्स ऑफ हेवन वर्सेस हेल। अब हैप्पी फील्ड्स का मतलब क्या है, हेवन, और कॉन्ट्रास्ट किससे हो रहा है, हेल से हो रहा है। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, फील्ड्स एम्बॉडी जॉय। अब ये हैप्पी फील्ड्स क्या कर रही हैं, जॉय को बताती हैं, ये खुशामदीद को बताती हैं कि वहां पे सब अच्छा होगा। तो यहाँ पे जॉय है, एनहांसिंग द सेंस ऑफ लॉस। अब क्या हो रहा है कि अच्छा जॉय की तो बात कर ली, बहुत अच्छी बातें कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरी में पता चला कि जॉय की बात कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे हिस्से में क्या पड़ गया, हमारे हिस्से में हेल पड़ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 9, वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स हेल हॉरर्स हेल। अब वहां क्या है कि वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स। अब हेवन में क्या होता होगा, हेवन में होता होगा कि सारी चीजें अच्छी चल रही होंगी, और यहाँ पे क्या होगा, हेल हॉरर्स हेल। अब हेवन में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन हेल में क्या होगा, हेल हॉरर्स हेल, सब गड़बड़ चलेगा। आग की नदियां बह रही हैं, ग्लूमी प्लेस है, मेरे चीफ्टेंस, मेरे कमांडर्स उल्टे लटक के रो रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, यहाँ पे सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट नहीं है, अगर लाइट है भी तो केवल फायर की वजह से है, क्योंकि आग की नदी बह रही है, लावा बह रहा है। दैट इज व्हाट सैटन इज रेफरिंग टू। सैटन वेलकम्स द हॉरर्स एंड ड्रेड ऑफ हेल। सैटन इसको भी वेलकम कर रहा है। सैटन इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है, सैटन इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो गया। समझने वाली बात क्या है कि सैटन यहाँ पे बहुत पावरफुल पोर्ट्रे हो रहा है। सैटन इंटेलेक्चुअली इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो कह रहा है कि हेल हॉरर्स हेल। हेल हॉरर, हेल्स का मतलब क्या है,
होने दो, जो भी हॉरर होता है मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो इसी को वेलकम करूंगा। लिटरेरी डिवाइसेस, एलिटरेशन, हेल हॉरर्स, मैंने आपको पहले ही बताया एलिटरेशन में जो कुछ भी रिपीट होगा वो किसी भी वर्ड का पहला लेटर रिपीट होगा। सी ओवर हियर, एच एच, हेल हॉरर्स, हेल, एच एच एच, दैट इज अलिटरेशन ओवर हियर। अगर यही क्या होता, कॉन्सोनेंस होता, तो कुछ मान लीजिए यहाँ डबल आर आया है तो यहाँ पे भी डबल आर आ गया होता, मान लीजिए यहाँ पे भी डबल आर आ गया होता, यहाँ डबल आर ही है, जब अंदर रिपीट हो गया कुछ एक बार भी रिपीट हो रहा होता या एक ही बार आया होता तो भी कॉन्सोनेंस होता। अगर यही डबल आर ना आके कोई वॉवेल आ गया होता, डबल आर ना आके कोई डबल ए आ गया होता, मान लीजिए डबल ए आ गया, डबल ए आ गया, डबल ई आ गया, कुछ भी आ गया, वॉवेल में कुछ भी आ गया, ए ई आई ओ यू में से, ए ई आई ओ यू में से कुछ भी आ गया, देन इट इज एसोनेंस, तब ये एसोनेंस हो जाता। लेट्स मूव ऑन, अलिटरेशन, हील हॉरर्स एम्फसाइजेस द हार्शनेस ऑफ हेल। हेल अच्छा तो है नहीं भाई, नर्क में जाने से सब डरते हैं, सब चैरिटी करते हैं, सब अच्छे अच्छे काम करते हैं, नहीं शुरू में किया तो मरते दम तक करते हैं, इवन मरने के बाद भी, आफ्टर द फ्यूनरल प्रोसेशन, सारी चीजें हो जाने के बाद भी आपके नाम से दान पुण्य किया जाता है आपकी फैमिली में। दैट इज समथिंग हेल हॉरर। नरक में जाने से सब बचते हैं, लेकिन सेटन क्या कर रहा है, वेलकम्स द हॉरर, सेटन वेलकम कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, जस्टपोजस है। क्यों है कॉन्ट्रास्ट, ये क्यों हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट क्यों हो रहा है, हेवन कहाँ है, हेल कहाँ है, इस वजह से कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। लाइन नंबर 10, इन्फर्नल वर्ड, इन्फर्नो से आया है, इन्फर्नल, व्हाट इज इन्फर्नो, इन्फर्नो मतलब हेल होता है, इन्फर्नल वर्ड एंड दाउ प्रोफाउंडेस्ट हेल, सेटन एड्रेसेस हेल एक्नॉलेजिंग हिज डेप्थ एंड डार्कनेस। अब वो कह रहा है कि इन्फर्नल वर्ड एंड दाउ प्रोफाउंडेस्ट हेल, हेल इतना डीप है, हेल इतना गहरा है, हेल इतना काला है, फिर भी क्या कर रहा है, सेटन एड्रेसेस हेल, सेटन एड्रेस कर रहा है हेल को कि सुनो मेरी बात, सेटन इज एड्रेसिंग टू हेल, सेटन क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है हेल को कि सुनो मेरी बात। प्रोफाउंडेस्ट हेल यानी कि जो सबसे डीपेस्ट जगह है, जो सबसे डीपेस्ट जगह हो सकती है पूरी यूनिवर्स में, अब मेरी बात सुनो। क्या सुनो, लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं पहले तो। पर्सोनिफिकेशन, हेल इज एड्रेस एज अ बीइंग, पहले तो हेल को क्या कह रहा है, हेल सुनो मेरी बात, यानी कि हेल को एक ह्यूमन बीइंग बना दिया। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण हो गया, सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लिया, प्रोफाउंडेस्ट, प्रोफाउंडेस्ट अंडरस्कोर्स द एक्सट्रीमिटी ऑफ हेल्स नेचर, हेल में सब कुछ हार्श है, सब कुछ गड़बड़ है, उसके लिए प्रोफाउंडेस्ट यूज कर लिया। रिसीव दाई न्यू प्रोसेसर, दाई मतलब रिसीव योर न्यू प्रोसेसर, सॉरी प्रोसेसर, वन हु ब्रिंग्स, इसके आगे की लाइंस हम देखेंगे। तो सेटन बोलता है कि सुनो हेल, अपने नए प्रोसेसर का वेलकम करो, अपने नए प्रोसेसर को स्वीकारो, अब मैं आ चुका हूं, हेवल से मुझे भगाया गया है, अब मुझे फेंक दिया गया है हेल में, लेकिन मेरी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग है कि जो मैं हेवन में राज करना चाहता था, मैं हेल को ही राज करके इतना पावरफुल बनाऊंगा कि वन डे वी विल कंकर हेवन, हम हेवन भी कंकर कर जाएंगे। रिसीव द न्यू प्रोसेसर, ये लाइंस बोली जा रही हैं हेल के लिए, हेल को ये लाइंस बोली गई हैं कि हेल सुनो, अपने नए प्रोसेसर को वेलकम करो। सेटन प्रोक्लेम्स, खुद ही बोल देता है, खुद ही से बोल देता है, प्रोक्लेम्स एज द न्यू रूलर ऑफ द हेल, सेटन खुद को ही न्यू रूलर ऑफ द हेल बोल देता है। देन लिटरेरी डिवाइसेस, पर्सोनिफिकेशन, हेल इज रिसीविंग इट्स प्रोसेसर, अब हेल कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी वेलकम करो, कैसे करेगा भाई, दैट इज लिटरेरी डिवाइसेस, ये लिटरेरी डिवाइसेस के माध्यम से ही पॉसिबल है। व्हाट इज आयरनी, व्हाट इज आयरनी, सेटन्स ट्विस्टेड प्राइड इन हिज न्यू डोमिनियन, आयरनी क्या है, अब देखिए एक आदमी है जिसको भगा दिया गया है हेवन से, एक आदमी है जिसको भगा दिया गया है हेवन से क्योंकि वो वीक था, समझने वाली बात है, एक आदमी जो कहीं लड़ने गया है उसको मार के भगा दिया गया है, पीट के भगा दिया गया है क्योंकि वो वीक था। अब वो दूसरी जगह गया है जहां पे कोई नहीं है, और अब वहां पे वो कह रहा है कि अब मैं तुम्हारा राजा हूं, अब मैं तुम्हारा राजा हूं। समझने वाली क्या बात समझ में आई आपको कि एक जगह से एक कमजोर व्यक्ति है, एक कमजोर व्यक्ति जब अच्छे भयंकर आदमी लोगों के पास गया, एक कमजोर व्यक्ति जब एक ताकतवर आदमी के पास गया तो वहां पे तो मार खा के आ गया, लेकिन जब वही कमजोर व्यक्ति ऐसी जगह गया जहां थोड़ा कम कंपटीशन था, वहां पे वो खुद को क्या प्रोक्लेम कर देता है, प्रोसेसर प्रोक्लेम कर देता है कि मैं ही अब आपका राजा हूं और मुझे स्वीकारिए। नहीं चाहता था कोई स्वीकारना, मान लीजिए हमें तो नहीं पता क्या सोच के लिखा गया है, लेकिन मान लीजिए नहीं चाहता था कोई स्वीकारना, फिर भी वो प्रोक्लेम कर देता है, खुद ही से बोल देता है कि मैं ही हूं राजा, मानो चाहे ना मानो, अगर नहीं मानोगे तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा। दैट इज समथिंग जो यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। लाइन नंबर 12, लेट मी चेक, बीच में एक स्लाइड छूटी है, लेट मी चेक ऐसा कुछ छूट ना रहा हो। अ माइंड नॉट बी, हाँ सही है, अ माइंड नॉट बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम, मेंटल स्टेट मेरा ऐसा, सेटन कह रहा है मेरा मेंटल स्टेट ऐसा है, ये बुलेट प्रूफ है यहाँ से, कि मैं हेवन में रहूं तो भी ठीक है, मैं हेल में रहूं तो भी ठीक है, पूरा माइंड मेरा बुलेट प्रूफ है। अ माइंड नॉट बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम, सेटन डिक्लेयर्स दैट हिज माइंड विल रिमेन अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस। आग में तपाओ, हेवन में रखो, अच्छी जगह पे रखो, बुरी जगह पे रखो, मेरा जो विल था, मेरी जो सोवरेंटी थी, मैं जो करना चाहता था मैं वही करूंगा, और वो करना क्या था, स्वर्ग का तख्ता पलट करना था। दैट इज सेटन फॉर यू। लिटरेरी डिवाइसेस, आयरनी, ही डिफेंड असर्शन ऑफ अनचेंजिंग विल, वो क्या प्रकट कर रहा है, मार पड़ी है, मार पड़ चुकी है, मार पड़ने के बाद वो आ चुका है हेल में,
फिर भी उसके मन में एक ही चीज चल रही है, फिर भी उसके मन में एक ही चीज चल रही है, और वो यही चीज है कि अभी भी स्वर्ग का तख्ता पलट कर देना है। यानी कि सर्कमस्टांसेस जैसे भी हो, हम अच्छी जगह पे रह के लड़ें, खराब जगह पे रह के लड़ें, सुविधाओं के साथ लड़ें, बिना सुविधाओं के साथ लड़ें, कम आर्मी बड़ी आर्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल एक है, वो यही है कि हमें क्या करना है, स्वर्ग का तख्ता पलट कर देना। सीखने लायक बात है कि आप कहीं पे भी हैं, कम सुविधाएं हैं, ज्यादा सुविधाएं हैं, फिर भी काम वही करिए जो आपको करना है, जो आपके गोल्स हैं उन्हीं को अचीव करिए। डू द थिंग्स व्हाट आर मेंट फॉर यू, जो आप सोच के चले हैं। लाइन नंबर 13, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ। अब देखिएगा ये लाइन भी कंटिन्यू होगी आगे। Satan believes that mind can create its own reality whether it is in heaven or hell। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, माइंड जैसा सोच ले। आप कम सुविधाओं में भी रह के ये सोचें कि मुझे जितनी सुविधाएं मिल गई हैं वही ज्यादा है, क्या पता कई लोगों को यही ना मिल रही हो। आप ज्यादा सुविधाओं में रह के ये सोचिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसे ज्यादा सुविधा मिल रही होगी। तो यहाँ पे वही है कि माइंड इज इट्स ओन प्लेस, सारा खेल यहाँ का है, ना कि हेल और हेवन का है। एंड इन इटसेल्फ, और माइंड क्या करता है, सारे गेम्स यही खेलता है माइंड आपके साथ। फिलोसॉफिकल असर्शन है, एम्फसाइजेस द पावर ऑफ परसेप्शन। वो कह रहा है कि मैं जैसा सोचूंगा मैं वैसा बनूंगा, इसलिए मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि मैं हेल में हूं, इसीलिए मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि मैं हेल में हूं। और वो खुद को रूलर प्रोक्लेम कर रहा है, वो खुद को रूलर प्रोक्लेम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जब शुरू से सोचता रहेगा कि मैं ही रूलर हूं, मैं ही सुप्रीम हूं, तभी तो वो जाके वहां पे तख्ता पलट करेगा और राज कर पाएगा। अगर वो अपने माइंड को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है। मेटाफर क्या है, माइंड एज अ प्लेस, माइंड को मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट किया गया है। माइंड कोई जगह थोड़ी ना है, माइंड कोई रहने की जगह थोड़ी ना है, ये तो हमारा इंटरनल प्लेस है, ये तो हमारे बॉडी की बनावट है, स्केल के अंदर है, शेपिंग एक्सपीरियंस, माइंड से वो एक्सपीरियंस को डवेल कर रहा है। दैट इज समथिंग फॉर यू। अब उसके बाद लाइन नंबर 14, कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। माइंड क्या करता है, माइंड इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, माइंड इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। माइंड अगर चाहे तो हेवन से हेल बना सकता है और हेल से हेवन बना सकता है। Satan argues that one's mental state can transform their experience of their environment। अब जो इन्वायरमेंट है उसको अगर ब्रेन से सोचा जाए तो ब्रेन से बदला जा सकता है। लिटरेरी डिवाइसेस के एंटीथीसिस है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है हेवन और हेल का, शोइंग द माइंड्स ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। वही वाली बात कि आप माइंड से सोचें तो आप हेवन में भी रह के हेल में हैं, आप माइंड से सोचें तो आप हेल में रह के भी हेवन में हैं। डिपेंड्स ऑन परसेप्शन, आप कैसे सोच पाते हैं। उसके बाद ये आपके हिसाब से फर्स्ट ईयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूं। फिर भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। क्यासमस रिवर्सल इन द फ्रेज स्ट्रक्चर ऑफ इंपैक्ट, रिवर्सल इन द फ्रेज स्ट्रक्चर फॉर इंपैक्ट। अब ये क्या कर रहा है, ये हम आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा, फर्स्ट ईयर के हिसाब से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी। जब हम पहुंचेंगे सेकंड या थर्ड ईयर में तब हम इस पे डिटेल्ड लेक्चर बना के इसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आगे देखते हैं। व्हाट मैटर वेयर इफ आई बी स्टिल द सेम। क्या होगा अगर मैं हेल में भी रह के वही वाला सेटन रहूं जो हेवन में था। क्या हो जाएगा अगर मैं हेल में हूं लेकिन फिर भी उसी तरह बिहेव करूं, उसी तरह काम करूं जैसे मैं हेवन में काम किया करता था। सेटन असर्ट्स दैट हिज आइडेंटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन। उसकी आइडेंटिटी वही रहेगी, वो लूसीफर था, वो सेटन है, वो गॉड का बुरा सोचता था, वो गॉड के लिए तख्ता पलट करना चाहता था, गॉड को मार पीट के हटा के अपनी कुर्सी स्थापित करना चाहता था। तो सेटन रहेगा वैसे ही, चाहे उसको हेल में रख दो चाहे उसको हेवन में रख दो। उसका माइंड इतना सॉलिड है, उसका माइंड इतना बुलेट प्रूफ है, उसके माइंड का परसेप्शन इतना स्ट्रांग है कि कोई चेंज नहीं कर सकता है। रेटोरिकल क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ ही गया होगा कि सेटन के मन में चल क्या रहा है। अंडरलाइंस द इररिलेवेंस ऑफ प्लेस, अंडरलाइंस द इररिलेवेंस ऑफ प्लेस। रेटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन जिसको जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है, लेकिन फिर भी इसलिए पूछा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर रीजन पे लोग एम्फेसिस करें, लोग सोचें उस बारे में। व्हाट इज कंसिस्टेंसी रिटेरिएट्स हिज अनयील्डिंग नेचर। अब यहाँ क्या है कि अनयील्डिंग नेचर क्या होता है, व्हाट इज अनयील्डिंग नेचर। अनयील्डिंग नेचर क्या है, कोई एक ऐसा आदमी है जिसको आप चाहे जितना मारिए पीटिए वो सुधरने को तैयार नहीं, कुछ जिसको आप चाहे जितना डांटिए मारिए पीटिए समझाइए कुछ भी करिए, जब वो चेंज नहीं होता देन इट इज कॉल्ड अनयील्डिंग नेचर। सॉरी, अनयील्डिंग नेचर यानी कि कोई एक ऐसा आदमी जो चेंज ही ना हो, दैट इज सेटन फॉर यू। वो कभी चेंज ही नहीं होना चाहता। एंड व्हाट आई शुड बी ऑल अबाउट लेस देन ही, दैट इज गॉड फॉर यू यूजिंग थंडर अगेंस्ट सेटन। Satan laments being less than God despite his ambitions। Satan को ये पता है कि मैं गॉड से ज्यादा एम्बिशियस हूं, मेरे पास, हमेशा याद रखिएगा, a climbing wolf is more dangerous, a climbing wolf is more dangerous than the wolf sitting on the top of the hill, if standing on the top of the hill। एक जो पहाड़ चढ़ता हुआ भेड़िया है वो ज्यादा भूखा है क्योंकि उसको अचीव करना है, और एक जो भेड़िया जो टॉप पे खड़ा है उसके अंदर वो भूख नहीं है कि अब उसको टॉप में आना है। तो यही सेटन कह रहा है कि मैं एम्बिशियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, मेरे अंदर ज्यादा एम्बिशियस है गॉड से, फिर भी मैं कैसे इंफीरियर रह गया। इसी पे वो लैमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर नहीं थी, उसके पास थंडर नहीं था। अगर उसके पास थंडर होता और जितना एम्बिशन उसके पास है ये सारी चीजें वो मिला देता तो वो गॉड को कब को निपटा चुका होता, गॉड को कब का खत्म कर चुका होता। लेकिन फिर भी
एम्बिशन ज्यादा है, पावर कम है, इस वजह से वो लैक कर गया। What are the literary devices? Contrast आ रहा है his aspirations versus reality. आप बनना क्या चाहते हैं और आपकी असलियत क्या है, इस पे बात हो रही। आयरनी क्या है? Acknowledging his inferiority. अब सेटिन समझदार है, चालाक है, सेटिन इंटेलेक्चुअल बीइंग है, सोच पाता है, समझ पाता है। तो सेटिन को समझ में आ रहा है कि अरे मैं थोड़ा एम्बिशियस ज्यादा हो गया हूं, लेकिन मेरे पास उतनी पावर नहीं है जितना चाहिए गॉड को हटाने के लिए। Whom thunder hath made greater, जिसको थंडर ने ग्रेटर बना दिया। मैंने आपको पहले ही बताया गॉड ने थंडर यूज किया था, सुप्रीम वेपन, गॉड का ये अमोघ अस्त्र है, सुप्रीम वेपन है। तो सेटन अगर एक चीज से मात खा रहा है तो वो क्या है? थंडर। गॉड को थंडर क्या बना दे रहा है? ग्रेटर बना दे रहा है। हियर एट लीस्ट सेटन रेफर्स टू गॉड्स पावर, सेटन रेफर कर रहा है गॉड की पावर के लिए, सिंबलाइज्ड बाय थंडर, थंडर से उसको सिंबलाइज कर रहा है। दैट मेड हिम सुप्रीम, और गॉड कैसे सुप्रीम हो गया? थंडर की मदद से। लिटरेरी डिवाइसेस, मेनेटोमी क्या है? सॉरी, इट इज मेटानोमी, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गया, सॉरी। मेटानोमी क्या है? थंडर, जैसे कि कोई एक छोटी चीज का इस्तेमाल करके किसी बड़ी चीज को रेफर करना, कोई एक छोटी चीज का इस्तेमाल कर लेना, जैसे थंडर का इस्तेमाल करके गॉड को रेफर करना, इंजन का इस्तेमाल करके कार को रेफर करना, या फिर पैसेंजर्स वर्ड का इस्तेमाल करके किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रेफरेंस देना, दैट इज मेटानोमी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? गॉड रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं? थंडर से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। दैट is the meaning of line number 17. Moving on to line number 18, we shall be free, the Almighty hath not built. अब हम यहाँ फ्री हैं क्योंकि वो जो गॉड है, जो अलमाइटी है, उसने हेल तो बनाया नहीं है। गॉड ने क्रिएट किया हेवन को, गॉड ने क्रिएट किया अर्थ को, गॉड ने सब कुछ क्रिएट किया, लेकिन गॉड का हेल में कोई जोर नहीं चलता, इसलिए हम यहाँ फ्री हैं। सेटन फाइंड्स सोलेस, आराम पाता है, खुश होता है। कोई ऐसी चीज जो खुश कर दे, जैसे आप दुखी हैं, कोई एक रीजन मिल गया आपको हंसने का, तो सेटन को हंसने का रीजन मिल गया। क्या मिल गया? कि सब कुछ गड़बड़ था, गॉड के पास पावर ज्यादा है, हम हेल में हैं, गॉड वहां राज कर रहा है, गॉड वहां मौज मस्ती कर रहा है, लेकिन अब सेटन को एक हंसने का रीजन मिल गया। अच्छा, गॉड ने सब बनाया है लेकिन हेल ही नहीं बनाया है, और हम हेल में हैं, अब हमारी बारी है राज करने की। तो सेटन को सोलेस मिल गया, खुश होने की वजह मिल गई। समबडी और समथिंग विच मेक्स एनीवन हैप्पी, या समथिंग हैप्पी व्हेन ही और शी, या इट इज सैड, ऐसा कुछ मान लीजिए। इन द फ्रीडम फ्रॉम गॉड्स रूल इन हेल, अब क्या हो रहा है? सेटन को खुशी मिल गई कि गॉड ने तो हेल बनाई नहीं है। अब जब गॉड ने हेल बनाई नहीं है तो वो इस पे आक्रमण कैसे करेगा, यहाँ आएगा कैसे हमें देखने? अब जब गॉड आएगा ही नहीं तो हम ही सोवरेन हो गए, अब हमारे पास ही सुप्रीम वेपन है, तो इससे अच्छा हम वहां गुलामी करते हैं, अब यहाँ आजाद रहेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस, आयरनी, फ्रीडम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल, भले हेल में है लेकिन फ्रीडम यहाँ पे भी सुप्रीम है, मस्ट है। कॉन्ट्रास्ट क्या है? फ्रीडम इन हेल वर्सेस सर्विस इन हेवन। अब यहाँ पे ये हेल में रहेंगे तो फ्री हैं, हेवन में रहेंगे तो गॉड की सर्विस करनी पड़ेगी। अब इतना ज्यादा प्राइड भरा हुआ है, इतना ज्यादा मन में प्राइड भर लिया है इन लोगों ने कि हम हेल में रह लेंगे लेकिन गॉड की सर्विस नहीं करेंगे, भले हमें हेवन मिलता है वहां रहने के लिए। लाइन नंबर 18, हियर फॉर हिज एनवी, एनवी मतलब गुड जेलिसी होता है। एनवी मतलब कि एक जेलिसी का पॉजिटिव फॉर्म, मतलब कि जिसकी तरह आप बनना चाहें उससे आप एनवी रखते हैं, और जिससे आपको घृणा हो, आप जिसे जलते हैं उसकी तरह बनना नहीं चाहते, केवल आपको उससे जलन है, तब आपकी वो होती है जेलिसी। Here for his envy will not drive us hence. Satan believes they will not be expelled from hell as they were from heaven. अब सेटन, मैंने पहले ही समझा दिया, सेटन को समझ में आ जाता है कि गॉड ने हेवन बनाया, अच्छा ठीक है, हमने वहां पे बगावत कर दी, भगा दिया गया। गॉड ने हेल बनाई नहीं है, अब गॉड ने हेल जब बनाया नहीं, हम यहाँ बगावत करें, हेल को उड़ा दें, अपनी पावर्स प्रैक्टिस करें, लड़ाई कराएं, कुछ भी कराएं, जो मर्जी वो करें, लेकिन गॉड हमें यहाँ से एक्सपेल नहीं कर पाएगा। व्हाट इज आयरनी? आयरनी इज फाइंडिंग सिक्योरिटी इन हेल। सोचिए, हेवन में सिक्योर नहीं है, हेवन में जब गॉड है, गॉड सबको प्रोटेक्ट करते हैं, गॉड सबका अच्छा करते हैं, तब सेटन और उसके कमांडर्स बेल्जीबब वगैरह सेफ नहीं है। अब जब वो हेल में है, जहां कोई नहीं जाता, जहां आकर दरिया बह रहा है, उल्टा लटक के रो रहे हैं, वहां पे इनको सिक्योरिटी मिल गई है। दैट इज आयरनी फॉर यू। इंजॉयमेंट, व्हाट इज इंजॉयमेंट? एम्फसाइजेस कंटिन्यूटी ऑफ थॉट। अब ये लाइंस में कैरी होता जाएगा, बार बार ऐसी ही चीजें वो बोलता जाएगा, जब ये एक लाइन का मैसेज दूसरे में कैरी हो जाए इंजॉयमेंट, अगली लाइन का मैसेज तीसरे में भी कैरी हो रहा है तभी भी इंजॉयमेंट, यानी कोई एक लाइन है जिसका मैसेज आगे आने वाली लाइंस में कैरी होता जा रहा है, दैट इज इंजॉयमेंट फॉर यू। लाइन नंबर 20, हियर वी मे रीन सिक्योर एंड इन माई चॉइस। यहाँ पे हम सिक्योर रहेंगे और अपनी मर्जी से रीन करेंगे, यानी रूल करेंगे। REIGN का मतलब होता है रूल करना। एक रीन का मतलब होता है घोड़े की जो लगाम होती है उसको रीन कहते हैं। एक रीन का मतलब होता है घोड़े की लगाम, और यहाँ पे जो रीन का मतलब है वो है कि हम राज कर पाएंगे, रूल कर पाएंगे। याद करने के ट्रिक के लिए ऐसे याद रखो कि जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या करती है? रूल करती है। ऐसे याद कर लीजिए, सेटन वैल्यूज द एबिलिटी टू रूल इवन इन हेल। सेटन के लिए इंपॉर्टेंस की चीज की है? रूल करने की, वो राजा बनना चाहता है, तो यहाँ पे उसको मिल रहा है। लिटरेरी डिवाइसेस, आयरनी, प्रेफरिंग सिक्योर रूल इन हेल। उसको सिक्योरिटी मिल रही है रूल करने के लिए, कोई इससे पावरफुल तो है नहीं। यहाँ चिफ्टन वगैरह भी हैं तो वो बेल्जीबब वगैरह हैं, उनके पास थोड़ी कम पावर है, इनके पास ज्यादा पावर है। जस्टिपोजिशन क्या है? सिक्योरिटी इन हेल वर्सेस सर्विस इन हेल।
अब क्या है, यही कॉन्ट्रास्ट था। जस्टिफिकेशन क्या होता है, जब किन्हीं दो चीजों को कंपेयर कर दिया जाए, जब किन्हीं दो चीजों को कंपेयर कर दिया जाए, देन इट क्रिएट्स जस्टिफिकेशन। और इसमें एक चीज समझने वाली बात आ सकती है कि कैसे सब पकड़ में आएगा कि व्हाट इज जस्टिफिकेशन, हेवन, हेल, कोल्ड, हॉट, ऐसे ऐसी बातें कर दी जाए, देन इट इज जस्टिफिकेशन। टू रीन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। अब क्या हो रहा है, सैटन बिलीव्स रूलिंग इन हेल इज प्रेफरेबल टू सर्विंग इन हेवन। अब हम हेल में रह करके रूल कर लें और हेवन में रह करके गुलामी कर लें, इससे अच्छा है कि हम हेल में ही रहें और रूल करते रहें। यही हमारे लिए सबसे सिक्योर है, हम पावरफुल भी हैं, हमें जो करना है हम कर सकते हैं, हम सोवरेन हैं। ठीक है, व्हाट इज पैराडॉक्स, एम्बिशन इज वर्स्ट प्लेस। पैराडॉक्स क्या है, एम्बिशन इन द वर्स्ट प्लेस। पैराडॉक्स क्या है, सैटन इज शोइंग एम्बिशन, सैटन अपनी इच्छाओं को प्रबल मान रहा है, सैटन अपनी इच्छाओं को प्रबल कर दे रहा है। किस लिए प्रबल कर दे रहा है, क्योंकि उसको चाहिए हेवन चाहिए और हेवन का वो तख्ता पलट करना चाह रहा है। फिर भी तारीफ कर रहा है हेल की कि हम यहाँ रहेंगे तो हम ज्यादा फायदे में हैं, सिक्योर हैं, फिर भी चाहिए क्या, चाहिए हेवन ही। तारीफ किसकी कर रहा है, हेल की कर रहा है। रूल कहाँ पे कर रहा है, हेल की कर रहा है। इच्छा किसकी है, हेवन की। तो दैट इज पैराडॉक्स, कि मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसको आप शुरू में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा या फिर ऐसा लगेगा बेकार सी चीज है, लेकिन जब आप मीनिंग में जाएंगे तब उसकी मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगी। दैट इज पैराडॉक्स। आयरनी क्या है, प्रेफरिंग हेल, हेल को प्रेफर कर रहा है किसके ऊपर, हेवन के ऊपर। हेल पे ज्यादा जोर दे रहा है कि हेल ही ज्यादा अच्छा है, जबकि कहाँ चाहिए भी उसको खुद भी चाहिए हेवन, लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि मेरे लिए हेल ज्यादा अच्छा है। लाइन नंबर 22, बेटर टू रीन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। अब मैं यहाँ रह करके रूल करूं, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं हेवन में रहूंगा तो मुझे गॉड की गुलामी करनी पड़ेगी। अब यहाँ क्या है, Satan famously declares that it is better to rule in hell than to serve in heaven। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक एपिग्राम नाम की फिगर ऑफ स्पीच आती है। एपिग्राम क्या होता है, किसी बात को मेमोरेबल वे में बताना, किसी बात को मेमोरेबल वे में बताना। और वो क्या बता रहा है, बेटर टू रीन इन हेल, हम यहाँ पे राज कर लें वही हमारे लिए बेटर है। और हम क्या करते थे हेल में, हेवन में क्या करते थे, हम हेवन में सर्विस देते थे, गॉड की जी हुजूरी करते थे, जी हुजूरी करते थे। इससे अच्छा है कि हम हेल में रह लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 23, but wherefore let we then our faithful friends certain questions why they leave their fallen comrades in despair। certain question करता है कि अरे हमारे बाकी साथी तो लैमेंट कर ही नहीं रहे हैं, हमारे बाकी साथी कहाँ चले गए, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, उनको साथ में लाओ, उनको ये इंपॉर्टेंट समझाओ कि हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी देखिए कुछ लोग तो थे जो वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रखा था, जिन्होंने वो लैमेंट कर रहे थे। कई ऐसे थे जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सब भूल गए। अचानक से इतना झटका लग गया, इतना दिमाग पे प्रेशर पड़ गया जब गॉड ने थंडर से मारा, तो सब भूल गए, ऑब्लिवियस हो गए कि अरे क्या हो गया, अब कैसे होगा, ये जगह ही नहीं समझ में आ रही। तो कुछ लोगों को तो जिनको समझ में आ रहा है वो लैमेंट कर रहे हैं, रो रहे हैं, आग के दरिया के ऊपर उल्टा लटके हैं, रो रहे हैं, बैठे हैं किनारे रो रहे हैं। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया कि हो क्या गया उनके साथ, वो अभी भी कंफ्यूज है कि यार ये क्या हो गया। तो यहाँ पे वही है कि कॉमरेड्स क्या होता है, ऐसे लोग जो आपके साथ पार्टिसिपेट करें लड़ाई झगड़े या किसी रेवोल्यूशन में, दैट आर मेंट, दे आर कॉल्ड कॉमरेड्स इन डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब वो लोग इतना दुखी क्यों है, उनको भी बुलाओ, उनको भी लेके आओ। कॉमरेड्स इन डिस्पेयर, इस दुख की घड़ी में उनको भी बुलाइए और ले आइए अपने साथ, उनको भी याद दिलाओ कि अरे तुम हेल में आ गए हो। कई लोग ऐसे थे जब गॉड ने थंडर से अटैक कर दिया तो उनको समझ में ही नहीं आया उनके साथ क्या हो गया। जब वो हेल में आए तो पड़े रह गए कि अरे ये क्या हो गया। लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन है, प्रोवोक्स थॉट अबाउट देयर ड्यूटी। रिटोरिकल क्वेश्चन, इसको पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पूछ रहा है ताकि सबको एहसास हो सके कि अच्छा हम हेल में हैं, हमारा ये ड्यूटी बनता है सेटन के प्रति, हमें ऐसा ऐसा एलिमेंट करना चाहिए, ऐसे ऐसे प्लान करना चाहिए। देन द एसोसिएट्स एंड को पार्टनर्स ऑफ आवर लॉस, द एसोसिएट्स एंड को पार्टनर्स ऑफ आवर लॉस। सेटन को सब कुछ समझ में आ रहा है कि हम हारे हैं, चलिए ठीक है हार गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो कॉमरेड्स हैं जो भूल गए हैं, इतना झटका लग गया उन्हें कि सब भूल गए हैं, उन्हें भी तो याद दिलाओ कि हम हार गए हैं, उन्हें भी तो समझाओ हम किससे हारे हैं, तभी तो उनके अंदर बदले की, प्रतिशोध की भावना आएगी, तभी तो वो मेरे साथ लड़ने को तैयार होंगे। और क्या है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको याद भी है, तो उनको भी एक बार बोल दे रहा है कि ताकि वो प्रोवोक हो सके, उनको भी एक बार कान में जू रेंग जाए उनके कि चलो ठीक है, सेटन कह रहे हैं कि अब हम लोग फिर से रैली करेंगे, फिर से चढ़ाई कर देंगे हेवन के ऊपर। तो दोनों को ही टारगेट कर रहा है, दोनों तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है सेटन। द एसोसिएट्स एंड को पार्टनर्स ऑफ आवर लॉस, यानी कि वो सबको बराबर मान रहा है, वो गॉड की तरह भेदभाव नहीं कर रहा है कि मैं सुप्रीम हूं, मेरे पास ज्यादा पावर है। सेटन को पार्टनर मान रहा है, सबको बराबर मान रहा है, अपने से इक्वल मान रहा है। रेफर्स टू हिज फेलो फॉलन एंजल्स शेयरिंग इन देयर डिफीट। अब सारे ही एंजल्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे डिफीट के नोशन को। मेटाफर क्या है, को पार्टनर्स ऑफ आवर लॉस कन्वीज शेयर्ड फेट। अब ये को पार्टनर्स, अब हारते हैं, हारने में भी को पार्टनरशिप लेके चल रहा है ये। अब यहाँ पे ये है कि सेम किस्मत वाले लोग हैं हम लोग को भले फेंक दिया गया है लेकिन हम लोग सेम किस्मत वाले लोग हैं। देन एलिटरेशन है, रीइंफोर्सेस देयर यूनिटी इन सफरिंग। एलिटरेशन क्या है, एलिटरेशन यहाँ पे तो देखा जाए तो ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये एसोनेंस है, ये एसोनेंस, इट इज नॉट एलिटरेशन, इट इज एसोनेंस। वोवेल साउंड रिपीट हो रहा है। रीइंफोर्सेस देयर यूनिटी एंड सफरिंग। अब ये क्या हो रहा है,
वो यूनिटी ला रहा है, यूनिटी लाने की कोशिश कर रहा है, सबको एक कर लेगा, सबको अगर वो एक कर लेगा तभी तो गॉड के खिलाफ चढ़ाई कर पाएगा, क्योंकि गॉड तो सुप्रीम है। अगर एक बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत सारे कम लोग भी इकट्ठा हो गए तो भी काम हो जाएगा। लेकिन एक मैं अपनी तरफ से चीज जोड़ना चाहूंगा कि भले चाहे जितने भी भीड़ एक साथ हो जाएं, भले चाहे जितने भीड़ एक साथ हो जाएं, 1000, 1200, 3000, लेकिन वो कभी भी एक भेड़िए को नहीं मार सकते। यहाँ पे वही नोशन है। मिल्टन कहीं ना कहीं समझाना चाहते हैं कि चाहे जितने भी सेटन एक हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, बेल्ज़ेबुब आ जाए, कोई भी आ जाए, चाहे जितनी भीड़ें एक हो जाएं, लेकिन जो एक है, वो जो सुप्रीम है, जिसके पास थंडर है, उसे हिलाया नहीं जा सकता उसकी जगह से। लाइन नंबर 25, लाइट हैज एस्टोनिश्ड ऑन द ऑब्लिवियस पूल। अब मेरे साथी जो हैं ऑब्लिवियस हो गए हैं, एस्टोनिश्ड, एकदम भौचक्के रह गए, क्या हो गया हमारे साथ? अभी तक तो हम हेल में थे, लाइट जल रही थी, ये क्या हो गया? अचानक से आग का दरिया, अरे मेरे साथी उल्टे लटक के रो रहे हैं, ये क्या हो गया? मतलब सब भूल गए हैं, इतना झटका लग गया उन्हें इस हादसे। द फॉलन एंजल्स लाई इन स्टेट ऑफ शॉक एंड कंफ्यूजन ऑन द ऑब्लिवियस पूल। अब वो आके रो रहे हैं, विच कैन बी इंटरप्टेड एज रेफरेंस टू द रिवर लीथी इन ग्रीक मैथोलॉजी। एक ये रिवर लीथ जो है, ये अलास्का में भी है, रियल में भी एक रिवर है, लेकिन ये जो ग्रीक मैथोलॉजी वाली रिवर है, कि अगर उसके आसपास होंगे या उस पर डुबकी लगा दें, पानी वगैरह पी लें उसका, तो आप सब भूल जाएंगे। फॉरगेटफुलनेस एंड ऑब्लिवियन। वो रिवर किस बात के लिए जानी जाती है कि उस रिवर के किनारे पे जो जाए, उस वाटर से जो एसोसिएट कर जाए, या उस वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, रिवर के कोई कांटेक्ट में आ जाए, रिवर के बैंक्स पे कोई चला जाए, तो वो ऑब्लिवियस हो जाता था, यानी कि भूल जाता था। लिटरेरी डिवाइसेस अलिटरेशन है एस्टोनिश्ड एंड ऑब्लिवियस बोथ स्टार्ट विद वोवेल साउंड क्रिएटिंग अ सबटल अलिटरेटिव इफेक्ट। इमेजरी आ रही है, इमेजरी क्या है? ऑब्लिवियस पूल, कंज्यूर्स। अब ये देखिए अलिटरेशन यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ है, दैट इज असोनेंस, क्योंकि वोवेल साउंड रिपीट हो रहा है तो वो असोनेंस हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। इमेजरी क्या है? ऑब्लिवियस पूल। अब एक इमेजरी बना रहा है कि अरे वॉर लड़के आए हैं, मार खा के आए हैं, आके गिरे हैं हेल में, अब सोच रहे हैं कि क्या हो गया? ऑब्लिवियस कंजरिंग, कि मतलब इतना सारा भयंकर एक्सपीरियंस हुआ और याद ही कुछ नहीं है कि क्या करना है, बदला किससे लेना है, दोस्त कौन है, साथी कौन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब मैथोलॉजिकल एल्यूजन आ रहा है, द ऑब्लिवियस पूल एल्यूड्स। अब देखिए मैथोलॉजिकल एल्यूजन यूज कर लिया जॉन मिल्टन ने, और मैथोलॉजिकल एल्यूजन क्या था? रिवर लीथ थी। रिवर लीथ क्या है? एक ऐसी रिवर जिसके कांटेक्ट में आते ही या फिर जिसके आसपास जाते ही सब लोग क्या करेंगे? सब कुछ भूल जाएंगे, जो भी इसके कांटेक्ट टच में आएगा या बैंक्स पे जाएगा वो चीजें भूल जाएगा। लाइन नंबर 26, एंड कॉल देम नॉट टू शेयर विथ अस देयर पार्ट, एंड कॉल देम not to share with us their part. Satan is instructing not to call the other fallen angels to share in their despair or their current situation. Satan order दे रहा है कि जो भूल चुके हैं उनको मत बुलाओ, जो भूल चुके हैं उनको मत बुलाना। क्यों? अब उनको रियलाइज कराओ, फिर से री स्पीचेस दो, ये वगैरह वगैरह करो, तो जो भूल चुके हैं, जो भूल गए, यानी कि उनके अंदर इतना पावरफुल नोशन ही नहीं रहा होगा कि वो ये काम कर पाए, इसलिए उनको अब मत बुलाओ। लिटरेरी डिवाइस क्या है? इंपेरेटिव मूड, यानी कि वो ऑर्डर दे रहा है। द यूज ऑफ कॉल देम नॉट एज कमांड, ऑर्डर दे रहा है। प्रोनाउंस क्या है? देम और अस। देम और अस में अंतर कर रहा है, प्रोनाउन यूज कर रहा है। देम और अस में क्या अंतर कर रहा है? कि वो लोग भूल चुके हैं, वो अलग है हमसे, हमें खुद से मत जोड़िए। और अस क्या है? वो लोग हैं जो सेटन के साथ है, जिनको याद है कि उनको बदला किससे लेना है। लाइन नंबर 27, इन दिस अनहैप्पी मेंशन, मेंशन का मतलब है होम। हाउस और होम में अंतर अगर पता हो किसी को तो कमेंट में जरूर बताएं। वैसे मैं भी बता देता हूं, हाउस का मतलब क्या होता है? कोई भी घर, सारे घर हाउस ही है, लेकिन अगर कोई आपका घर है जिसमें आप रहते हैं या खुद का घर है, दैट इज होम फॉर यू। इन दिस अनहैप्पी मेंशन, अब वो होम बोल रहा है, वो हेल को होम मान चुका है। और वंस मोर, सेटन रिफर्स टू हेल एज अनहैप्पी मेंशन। सबको पता है हेल अनहैप्पी ही होगा, भले सेटन अपने माइंड से बहुत मजबूत है इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है। emphasizing the contrast between their former glorious state in heaven and their current miserable existence। अब क्या हो रहा है? सेटन को याद आ रहा है, सेटन को याद आ रहा है कि मैं कैसे हेवन में खुश रहा करता था, हेवन में थोड़ी गुलामी करनी पड़ती थी, जी हुजूरी करनी पड़ती थी, फिर भी मेरा काम चल जाता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? हेल में मैं खुश हूँ। हेल में मैं क्यों खुश हूँ? हेल में क्योंकि मैं रूल कर पा रहा हूँ इसलिए खुश हूँ। लेकिन सेटन कहीं ना कहीं मन ही मन उसको इस बात का संशय है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। व्हाट इज ऑक्सीमोरन? ऑक्सीमोरन क्या होता है? द फेज अनहैप्पी मेंशन जस्ट सपोजेस a typical positive term mention with a negative descriptor unhappy। अब देखिए बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस एक में ही। ऑक्सीमोरन क्या है? इन दिस अनहैप्पी मेंशन और वंस मोर। अब समझने वाली बात क्या है कि सेटन बोल रहा है कि हम लोग हेल में हैं, ठीक है, अगर हम लोग हेल में हैं फिर हमें कैसी दिक्कत? अगर हम लोग हेल में हैं तो हमें कैसी दिक्कत? क्योंकि हम रूल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि ये अनहैप्पी मेंशन है, यहाँ हम खुश नहीं रहेंगे। कॉन्ट्रास्ट कर दे रहा है। क्या कर रहा है? हेल को एक तरफ अच्छा बता दे रहा है, हेल को एक तरफ हैप्पी बताया, हेल को एक तरफ बोल रहा है कि यही सही जगह है, हम यही रूल करेंगे, फिर एक तरफ बोल रहा है कि हेल कैसा है? अनहैप्पी है। एक तरफ तो उसको अपना घर बोल रहा है, कोई अपने घर को बुरा नहीं बोलता, एक तरफ तो वो मेंशन बोल रहा है, एक तरफ वो हेल को अपना घर बुला रहा है, फिर उसके बाद उसको क्या बुला दे रहा है? अनहैप्पी बुला दे रहा है। यहीं पे कंट्राडिक्शन आ जा रहा है।
with rallied arms to try what may be yet. With rallied arms to try what may be yet. Satan suggests the possibility of regrouping and fighting again to see if anything can be regained in heaven. सेटन फिर से कह रहा है चलो अपने अपने आर्म्स उठाओ, चलो हथियार उठाओ, एक बार हो जाए, दोबारा हो जाए, दोबारा लड़ाई हो जाए, और fighting against to see if anything can be regained in heaven, or alternatively if more will be lost in hell. चलो एक बार फिर से लड़ा जाए और देखा जाए क्या होता है, या तो हेवन मिल ही जाएगा या तो हेल में और पनिशमेंट मिल जाएगी, क्या पता गॉड आग वगैरह लगा दे, लगातार थंडर वगैरह लाइटिंग्स वगैरह करता रहे हमारे ऊपर, या तो हमें हेवन ही मिल जाएगा या तो हम हेल में और ज्यादा मिजरीज रहेंगे और ज्यादा दुखी रहेंगे. लिटरेरी डिवाइसेस क्या है? सिनेक्डोकी क्या होता है? आर्म्स रिप्रेजेंट, सिनेक्डोकी क्या होता है? आर्म्स रिप्रेजेंट वेपन्स, बाय एक्सटेंशन द एंजल्स मार्शल एफर्ट्स. अब ये क्या हो रहा है, ये जो आर्म्स है, आर्म्स के थ्रू वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेपन्स को, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंजल्स के मार्शल एफर्ट्स को. यानी कि एक वर्ड यूज किया उसने, आर्म्स का यूज करके किसी बड़ी चीज को रेफर करना. जैसे वेपन्स का यूज करके आप आर्म्स को रेफर कर दीजिए, या आर्म्स का यूज करके आप वेपन्स और मिलिट्री का रेफर कर दीजिए, रेफरेंस दे दीजिए. दैट इज सिनेक्डोके. एलिटरेशन, ऑप्टिमिस्टिक डिक्शन. एलिटरेशन क्या है? द रिपीटिशन ऑफ द आर साउंड. ये सही है, अब ये यहाँ पे सही है. The repetition of the R sound in the rallied and arms creates a rhythmic effect. इससे rhythmic effect आ जा रहा है. Optimistic diction क्या है? Words like try and yet. Optimistic diction यानी कि वो एक पॉजिटिव नोट पे बोल रहा है कि चलो एक कोशिश और करते हैं. इतनी सारी मिजरी घटने के बाद, इतना ज्यादा डिजेक्टेड होने के बाद, इतना ज्यादा लैमेंट करने के बाद एक कोशिश अभी और करेंगे. सीखने लायक चीज है. Imply the hope and resilience. What is resilience? जब आप किसी मुश्किल समय में भी हो, जब आप किसी मुश्किल समय में हो, जब आप किसी प्रॉब्लम में हो, फिर भी वहां से कोप अप करके उठाएं. That is resilience. The strength to fight. The strength to fight. Line number 29. Regained in heaven or what more lost in hell. या तो हम regain कर लेंगे heaven को, या तो सब कुछ ही हार जाएंगे, hell में भी और बदतर स्थिति में रहेंगे. The line presents two contrasting outcomes. The potential to regain their place in heaven or to suffer even greater loss in hell. या तो हम hell में और लॉस से रहेंगे और मार पिटाई खा के रहेंगे, गॉड का ठंडर झेलते रहेंगे, या तो हम हेवन में ही अच्छे से रह लेंगे. अगर हेवन जीत गए तो हेवन में अपना टाइम पास करते रहेंगे, जीत जाएंगे, और या तो अगर हम हार जाएंगे तो हेल में ही मार खाते हुए पड़े रहेंगे. लिटरेरी डिवाइसेस. एंटीथेसिस. द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रीगेन्ड इन हेवन एंड लॉस्ट इन हेल. रीगेन, अब हेवन और हेल को कंपेयर कर दिया, हेवन और हेल को कंपेयर कर दिया, और क्या यूज कर लिया? एंटीथेसिस में क्या होता है? आपको थोड़ा बहुत कंजक्शन देखने को मिल जाएगा, आपको बीच में वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, और वो भी वर्ड्स कैसे होंगे? कॉमा से, सॉरी, आपको कंजक्शन वाली वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, या तो कॉमा देखने को मिल जाएगा, या तो सेमीकोलन देखने को मिल जाएगा, तब जाके वो एंटीथेसिस होता है. तो यहाँ पे वही हो रहा है. देखें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? हेवन, ठीक है, लॉस्ट इन हेल, इन हेवन. तो यहाँ पे इन का यूज करके उसने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया. एंटीथेसिस. द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रीगेन्ड इन हेवन एंड लॉस्ट इन हेल एम्फसाइजेस द एक्सट्रीम आउटकम्स ऑफ देयर पॉसिबल एक्शंस. अब ये जो एक्सट्रीम आउटकम जो आएगा उनकी पॉसिबल एक्शन का, या तो हेल जीत जाएंगे, एक्सट्रीम आउटकम, ये भी एक्सट्रीम आउटकम है, बहुत बड़ी बात है कि हेल से चढ़ाई करके हेवन जीत लिया, या तो हेल में मार खा के पड़े रहेंगे, ये भी एक बड़ी ही बात है कि कहाँ आराम से रहते थे और कहाँ मार खाएंगे. पैरेललिज्म यानी कि हेवन और हेल पैरेलल चला रहा है, हेवन और हेल पैरेलल चल रहा है. अब सो सैटन स्पेक एंड हिम बेल्जेबब. सैटन क्या कर रहा है? बोल रहा है. सैटन क्या कर रहा है? बोल रहा है. सैटन स्पेक यानी कि सैटन स्पीच दे रहा है. थर्ड स्पीच थी, बैटल ऑफ कॉस्मोस के बाद ये थर्ड स्पीच थी, और बोल के सर बेल्जेबब से बोला. बेल्जेबब कौन है? उसका चीफ आर्मी सेक्रेटरीट है, या फिर चीफटेन है. चीफटेन यानी कि प्रमुख सेनापति है, उससे ये बोल रहा है. द नैरेटिव वॉइस शिफ्ट्स टू डिस्क्राइब सैटन्स स्पीच एंड इंट्रोड्यूसेस बेल्जेबब्स रिस्पॉन्स. अब बेल्जेबब की बारी आएगी रिस्पॉन्ड करने की, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है तो हम उसमें नहीं जाएंगे. नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है, यानी कि जो बोल रहा था कोई दूसरा बोलेगा, और उसके बाद हिस्टोरिकल प्रेजेंट है. स्पेक क्या होता है? एनार्किक फॉर्म होता है, यानी कि ओल्ड इंग्लिश का पार्ट होता है, और इसका जो नया वर्जन है वो है स्पोक. स्पोक की जगह पहले एनार्किक इंग्लिश में हम यूज करते थे स्पेक. द वेरी लास्ट लाइन थस आंसर्ड. तो बेल्जेबब क्या करता है? आंसर करता है, सैटन को रिप्लाई करता है. क्या रिप्लाई करता है? बेल्जेबब रिप्लाइज टू सैटन इंडिकेटिंग अ डायलॉग एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द डिस्कशन. बेल्जेबब क्या करता है? बेल्जेबब क्या करता है? सैटन को रिप्लाई करता है. सैटन को रिप्लाई करता है कि अब आंसर करिए, अब मैं आंसर करूंगा आपकी स्पीच को. सैटन ने इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दे दी, सबका मनोबल वगैरह उठा दिया, लेकिन अब बेल्जेबब क्या करेगा? बेल्जेबब उसका रिप्लाई देगा. व्हाट इज लिटरेरी डिवाइस? Ellipse is the literary device. Ellipse क्या है? The brevity of the line thus answered creates suspense. ellipsis है वो, ellipse नहीं है, ellipsis है. अब ये suspense create कर रहा है और anticipation create कर रहा है for Beelzebub's response. तो यहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट कर देना हो गया कि अब क्या बेल्जेबब रिस्पॉन्ड करेगा. अब ये काम है रीडर्स का सोचना कि व्हाट कुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ बेल्जेबब. व्हाट इज डायलॉग? द पैसेज इज अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन.
अब ये जो पैसेज है वो पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन का है, यानी कि एक डायलॉग के बारे में बात हुई है। और इसी के साथ हमारी लाइन नंबर 242 टू लाइन नंबर 272 खत्म हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर लाइक किया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें सर के चैनल को और सपोर्ट अस। इफ यू विल सपोर्ट अस इन अ रेगुलर वे, इफ यू विल कीप कमेंटिंग, इफ यू विल कीप सब्सक्राइबिंग अस, वी विल कवर द होल सिलेबस फॉर यू, बी ए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। ऐसे ही हम लाइन बाय लाइन का फिगर ऑफ स्पीचेस बताते रहेंगे। एक सेपरेट वीडियो भी इनफैक्ट तैयार कर देंगे ताकि सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएं। Thank you for watching. Thank you for supporting. Keep supporting. Keep loving the channel English Discovery.